हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के तीसरे चैप्टर यानी कि वैद्युत धारा के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके पहले के जो चैप्टर हैं उनके फार्मूलों का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जो है सभी फार्मूले तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब आप तीसरे चैप्टर के फॉर्मूले जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को जो है आप स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई से प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर विद्युत धारा का, आई बराबर क्यू अपान टी ये हो जाएगा। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका होता है एम्पियर। साथ में मात्रक भी लिखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। क्यू यहाँ पर आवेश है, टी यहाँ पर समय है। अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें कि जहाँ क्यू जो है ये आपका आवेश है और टी यहाँ पर क्या है, ये आपका समय हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इसे तैयार करना रहेगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है। जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी तो वहाँ पर आपको बताया भी गया था औसत निकालने के लिए जितने भी यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी का वेग यानी कि U1 U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पर हो जाएगा UN और बट्टे में यहाँ पर आप यूज़ करेंगे बट्टे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n। तो ये हो जाएगा औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, शून्य होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। अगला देखिए फिर यहाँ पर है अनुगमन वेग और इसके अलावा वैद्युत धारा में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और साथ में न्यूमेरिकल ऐड रहता है, तो इसके लिए भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध फार्मूला होता है आई बराबर NEA/VD। ये आपका यहाँ पर जो है इसमें फार्मूला होता है आई बराबर NEA/VD। देखिए आई तो धारा है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, जहां n जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। E यहाँ पर क्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। इसके अलावा ए यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा और VD यहाँ पर क्या है, ये आपका अनुगमन वेग हो जाएगा। अनुगमन वेग। इसके अलावा जो आपका ए दिया गया है, ए यहाँ पर जो है क्षेत्रफल है। तो अगर आप लिखना चाहें तो ये भी आप यहाँ पर जो इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनुगमन वेग। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दिया गया आपको धारा घनत्व। धारा घनत्व को जो है लिखा जाता है J से। J बराबर यहाँ पर क्या प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व। फॉर्मूला होता है J बराबर I/A। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए धारा घनत्व का एक फार्मूला तो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है I बराबर NEA/VD। ये फार्मूला बताया गया। अगर मान लीजिए I की जगह पर ये वाला मान रख दें और बट्टे में कितना है A, तो यहाँ पर A से A कट जाएगा। तो इसका मतलब कितना आएगा, फिर यहाँ पर जो है I की जगह पर आप ये वाला मान रखेंगे तो इसका मतलब फिर J बराबर यहाँ पर A से A कटेगा तो NE और VD आ जाएगा। इसका मतलब J बराबर यहाँ पर आएगा NE और इसके अलावा हो जाएगा VD।
तो एक फार्मूला आपका ये भी बन जाएगा धारा घनत्व का। यहाँ पर I धारा है, A क्षेत्रफल है, N के बारे में बताया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और VD यहाँ पर जो है अनुगमन वेग है। अगर आप नोट करना चाहें तो दोबारा से भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है गतिशीलता। गतिशीलता को हम लोग लिखते हैं म्यू से। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है VD बटे E। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, गतिशीलता को लिखते हैं म्यू से, फॉर्मूला होता है VD बटे E। इसके अलावा भी इसका एक फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, म्यू बराबर देखिए यहाँ पर कितना दिया गया आपको VD और बट्टे में कितना दिया गया आपको E। तो यहाँ पर जो है इसका एक फॉर्मूला होता है J बट्टे NE इंटू कैपिटल E। ये फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ जो इसमें E आया है ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी J के बारे में अभी आपको बताया गया है। J यहाँ पर क्या है, J आपका धारा घनत्व है, ये भी आपको बताया गया है। E इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आवेश है और जो कैपिटल E दिया गया ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और म्यू आपकी गतिशीलता हो जाएगी। अगला देखिए वैद्युत प्रतिरोध, फार्मूला होता है कैपिटल R बराबर, देखिए जो वैद्युत प्रतिरोध होता है ये आपका एक नियतांक होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बट्टे I। ये यहाँ पर जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक फार्मूला और भी यूज़ किया जाता है, R बराबर होता है M इंटू L बट्टे में होता है N E स्क्वायर A टाउ। ये फार्मूला होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसमें यहाँ पर जो है L जो है वो चालक की लंबाई है, आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, जहाँ L जो है चालक की लंबाई हो जाएगी, M यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, यहाँ पर जो है M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। इसके अलावा N के बारे में आपको बताया गया है, E के बारे में आपको पता है, A के बारे में पता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है टाउ, इसे बोलते हैं श्रांतिकाल। इसे यहाँ पर जो है क्या बोला जाता है, श्रांतिकाल। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, ये हो जाएगा। बाकी आपको A के बारे में पता है, R आपका वैद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है अनुगमन वेग VD, श्रांतिकाल टाउ तथा तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V में संबंध। आपको इन तीनों में संबंध बताना है। तो यहाँ पर अनुगमन वेग दिया गया है, श्रांतिकाल दिया गया है, इसके अलावा विभवांतर दिया गया। तो फॉर्मूला होता है VD बराबर E V टाउ बटे ML। ये आपका यहाँ पर जो है फार्मूला हो जाएगा। इसके अलावा ये फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, VD बराबर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा E। इसके बाद जो ये V बाई L है, V बाई L को लिखा जाता है कैपिटल E, ऐसा लिख सकते हैं। इस V बाई L को आगे हो जाएगा आपका टाउ और बट्टे में देखिए V बाई L को आपने E लिख दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा M। इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। VD अनुगमन वेग है, टाउ श्रांतिकाल है, E यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मान लीजिए विभवांतर की जगह पर तीव्रता दे दी जाए तो फिर आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि इसमें तीव्रता दी गई है और यहाँ पर V क्या है आपका विभवांतर है। तो जब विभवांतर दिया जाएगा तो ये फार्मूला यूज करना है। अगर मान लीजिए तीव्रता दी गई तो वहां पर फिर आपको ये वाला फार्मूला यूज करना रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रो से, फॉर्मूला होता है रो बराबर कैपिटल R, इसके अलावा A बाई L। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम
मीटर। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है रो। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक फॉर्मूला और भी होता है, रो बराबर, यहाँ पर जो है आपको जो ये कैपिटल आर, इसके अलावा ए बट्टे में एल दिया गया है। यहाँ पर देखिए अभी आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, उसी के अनुसार यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। देखिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, पहले वो देख लीजिए। आर बराबर एम एल बट्टे एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आपको बताया गया अभी इसके पहले। तो अब यहाँ पर देखिए अगर इस आर की जगह पे देखिए ये वाला मान आपका काहे का है आर, इसकी जगह पर अगर ये रख दें तो आगे कितना दिया गया है, ए बाई एल। तो यहाँ पर एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इसका मतलब कितना बचा, एम बच जाएगा। बट्टे में देखिए एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये आपका यहाँ पर जो है विशिष्ट प्रतिरोध का एक फार्मूला मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है विशिष्ट प्रतिरोध का ये फार्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। एम बट्टे में है एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे इसके बारे में। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को लिखते हैं सिग्मा से, बराबर होता है 1/रो। ये फार्मूला हो जाएगा। रो के बारे में अभी आपको बताया गया, रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अभी इसके पहले आपको बताया गया विशिष्ट प्रतिरोध है, ये याद रखेंगे आप यहाँ पर इसके बारे में। अगला देखिए विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का मतलब सिग्मा हुआ। फिर धारा घनत्व में संबंध, यहाँ पर आपको विशिष्ट चालकता और इसके अलावा धारा घनत्व में जो है संबंध बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया विशिष्ट चालकता, इसके अलावा धारा घनत्व। तो धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व आपका होता है जे, अभी आपको बताया गया था फार्मूला होता है जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ये आप लोग याद रखेंगे, फार्मूला क्या होता है, जे बराबर सिग्मा और इसके अलावा इंटू में ई। ये एक सदिश राशि है तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से इसके ऊपर तीर लगा सकते हैं क्योंकि ये एक सदिश राशि है। इसके बाद देखिए T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध की बात हो रही है। T डिग्री ताप पर, तो आर टी बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें आप बता सकते हैं कि जहाँ अल्फा जो होता है ये ताप गुणांक होता है। अल्फा क्या होता है, ताप गुणांक। आर टी का मतलब होता है टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, ठीक है। टी यहाँ पर ताप है और अल्फा क्या है यहाँ पर, ये जो होता है ये आपका ताप गुणांक होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए W बराबर फार्मूला होता है VIT, इतना होता है। देखिए यहाँ पर इसके कई फार्मूले हैं, VIT, इसके अलावा होता है I स्क्वायर RT, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए V स्क्वायर T बटे R। ये अलग अलग फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। मात्रक होता है जूल। देखिए VIT, V यहाँ पर विभवांतर है, I धारा है, T जब विभवांतर और धारा दिया जाएगा तो ये फार्मूला यूज करना है। अगर मान लीजिए विभवांतर की जगह पर आपको प्रतिरोध दिया गया है, यानी कि धारा और प्रतिरोध पता है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए धारा भी नहीं पता, आपको सीधे विभवांतर दिया गया और प्रतिरोध दिया गया, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये तीन फार्मूले इसके याद रखने हैं, VIT, इसके अलावा I स्क्वायर RT और तीसरा यहाँ पर क्या बताया गया आपको, V स्क्वायर T बटे R। ये तो हो गई ऊर्जा। अगर आपको उष्मा ज्ञात करनी है, उष्मा ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए फार्मूला होता है H बराबर W बटे 4.2 कैलोरी, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए H बराबर ये हो जाएगा आपका H बराबर W दिया गया है, W के जो भी मान है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हो सकता है VIT।
बट्टे में कितना हो जाएगा 4.2। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं I² RT, बट्टे में कितना हो जाएगा 4.2, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा V² T, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 4.2 R, इतना आ जाएगा। और यहाँ पर जो ऊष्मा आएगी इसका मात्रक क्या होगा, कैलोरी हो जाएगा। तो अगर इस जूल को कैलोरी में बदलना होगा तो सीधे यहाँ पर आपको 4.2 से क्या करना है, इसमें भाग कर देना है बस, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। फिर आगे देखिए वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति को लिखते हैं P से, फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। अब देखिए यहाँ पर कितना है W/T, इसका मतलब आप ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर P बराबर, जो वैद्युत शक्ति है उसे हम लोग P से लिखते हैं, फार्मूला होता है W/T। अब W के कितने मान है वो आपको पता है, अगर W के मान यहाँ पर रखे तो देखिए पहले वाले में क्या होगा, T से T कटेगा, कितना आएगा V × I आ जाएगा। दूसरे में देखिए फिर T से T कट जाएगा, कितना आ जाएगा I² R आ जाएगा। तीसरे में क्या होगा, फिर T से T कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका V² R आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा V² R, इतना हो गया। तो ये यहाँ पर जो है वैद्युत शक्ति के सूत्र हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो भी फार्मूले हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद होगा तो दूसरा आप उसी के अनुसार जो है ज्ञात भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल रटना ही नहीं है, आपको समझना भी है साथ में। अब देखिए प्रतिरोधों का संयोग या फिर आप संयोजन बोल सकते हैं। तो प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 + R2 + R3। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रतिरोध होते हैं वो सभी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि R बराबर R1 + R2 + R3 Rn तक। इसी तरह से पार्श्व क्रम या फिर इसे बोला जाता है समांतर क्रम, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 R2 और 1/R3। तो ये समांतर क्रम में प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा सेल का विद्युत वाहक बल, इससे हम लोग लिखते हैं E से। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी E से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत वाहक बल को भी E से ही प्रदर्शित किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और इसके अलावा विभव पतन, तीनों जो है सेम है, यानी कि E बराबर यहाँ पर होता है W/Q। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए टर्मिनल विभवांतर ये होता है आपका V बराबर W/Q। इसी तरीके से विभव पतन इससे लिखते हैं V' से, ये हो जाएगा आपका W/Q। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये बस आपको समझना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है W, इसमें जो होगा ये आपका संपूर्ण परिपथ में किया गया कार्य, यानी कि यहाँ पर जो है ये W जो दिया गया है यहाँ पर जो है ये कार्य जो है संपूर्ण परिपथ में जो किया जा रहा है उसके लिए यूज होगा। यहाँ पर W टोटल आप लिख सकते हैं, W टोटल, इसका मतलब संपूर्ण परिपथ में किया गया कुल कार्य, ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर टर्मिनल की बात करें तो ये केवल बाह्य परिपथ की बात होगी, यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा वो केवल बाह्य परिपथ में। और अगर विभव पतन की बात करें तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो केवल आपका आंतरिक परिपथ के लिए होगा। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस है वो आप लोग याद रखिएगा। इसमें विद्युत वाहक बल में जो भी कार्य होगा वो संपूर्ण परिपथ में होगा, टर्मिनल विभवांतर में जो भी कार्य होगा वो केवल बाह्य परिपथ में होगा। और अगर विभव पतन की बात करें तो इसमें जो भी कार्य होगा वो यहाँ पर आंतरिक परिपथ में होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए V, E और इसके अलावा स्मॉल r में आपको जो है यहाँ पर क्या बताना है, संबंध बताना। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पर V बराबर E माइनस I × R, इतना होता है। V यहाँ पर विभवांतर होता है, E विद्युत वाहक बल होता है, I विद्युत धारा होती है और स्मॉल r जो होता है
वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग धारा की बात करें तो यहाँ पर जो आई है इसका मान होता है कैपिटल आर प्लस आर। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ स्मॉल आर जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। ई यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, ई जो है विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और वी यहाँ पर क्या है, वी यहाँ पर विभवांतर है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें बात हो रही है आंतरिक प्रतिरोध की। अभी मैंने बताया था आंतरिक प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को जो है यहाँ पर स्मॉल आर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, स्मॉल आर से। तो फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल आर क्या होता है, ये आपका होता है बाह्य प्रतिरोध। इसके लिए फॉर्मूला होता है E/V-1। ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पर जो है आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। यहाँ पर यूज किया सकता है L1/L2-1। एक फार्मूला आपका ये भी हो सकता है स्मॉल आर बराबर L1/L2-1। ये भी आपका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ही फार्मूला यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखिए किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम की बात करें तो दो नियम हैं। अगर पहले नियम की बात करें तो ये होता है सिग्मा आई बराबर 0। इसका मतलब किसी भी संधि पर मिलने वाली, संधि का मतलब देखिए जैसे कि मान लीजिए इस बिंदु से अलग अलग तार कनेक्टेड हैं, ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये 5 अलग अलग भाग दिए गए हैं। मान लीजिए इसमें धारा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्रवाहित हो रही है I1, ये यहाँ पर है I2, यहाँ पर है I3, फिर है I4 और फिर यहाँ पर दिया गया है I5। तो इस संधि पर यानी कि ये जो इसका मध्य वाला बिंदु है, इस पर मिलने वाली जो भी धाराएं हैं उन सभी का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा शून्य होता है। लेकिन जो धाराएं संधि की ओर आती है, जैसे इस तरफ जो आ रहे हैं, जैसे कि I1 देखिए वो संधि की ओर आ रही है तो इसका मान हमेशा धनात्मक होगा। I2 भी इधर आ रही तो इसका मान भी धनात्मक होगा। I3 इधर आ रहे तो इसका मान भी धनात्मक होगा। लेकिन जो धाराएं संधि से दूर जा रहे हैं, जैसे कि ये बाहर जा रहे तो इसका मान ऋणात्मक लेते हैं, ये भी बाहर जा रहे तो इसका मान भी ऋणात्मक लेते हैं। इन सभी का जो योग होगा वो शून्य होता है। ये होता है किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, अब द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम होता है सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई। ये फॉर्मूला होता है। इससे अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए सिग्मा लगा, इसका मतलब आई और आर का बीजगणितीय योग। तो I1 R1 प्लस I2 R2 I3 R3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पर आप लिख सकते हैं IN RN करके, और बराबर इधर E दिया गया तो E1 E2 E3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा EN। इतना हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो ये जो है किरचॉफ का दूसरा नियम हो जाएगा। इससे भी आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए व्हीटस्टोन सेतु की बात हुई है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन स्थिति का प्रतिबंध होता है P/Q बराबर होता है R/S। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इसमें से 3 प्रतिरोध आपके ज्ञात होते हैं और चौथा जो है अज्ञात होता है, यानी कि यहाँ से जो है अज्ञात प्रतिरोध यस
जो आपका ये एस दिया गया है इसका निर्धारण किया जाता है। अगर इसका मान निकालना हो तो क्या होगा, एस निकालने के लिए एस इधर लाना पड़ेगा और ये दोनों इधर गुणे में आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आर, ये हो गया क्यू आपका इधर गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बट्टे ये पी जो है इधर बट्टे में आ जाएगा पी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एस जो है आपका ये अज्ञात प्रतिरोध होता है, बाकी पी क्यू आर जो है तीनों ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें मीटर सेतु की तो इसमें भी अज्ञात प्रतिरोध एस बराबर आर, इसका फार्मूला होता है 100 माइनस एल बट्टे एल। ये यहाँ पर जो है इसका फार्मूला हो जाएगा मीटर सेतु का, इस तरीके से। इसके अलावा देखिए विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को लिखते हैं के से, फार्मूला होता है वी बाई एल, के बराबर वी बाई एल, ये हो जाएगी विभव प्रवणता। फिर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, विद्युत वाहक बल को लिखते हैं ई से, तो E1 बट्टे E2 बराबर होता है L1 बट्टे L2। ये दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए वैद्युत सेलों का संयोग, इसमें अलग अलग स्थितियां होती हैं। सबसे पहले देखिए श्रेणी क्रम, अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में अगर सेलों को जोड़ा जाता है तो उसमें जो धारा होती है उसका फार्मूला होता है I बराबर NE बट्टे होता है NR प्लस कैपिटल R, ये होता है। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर केस 1 की, केस 1 यहाँ पर क्या है आपका कि यदि जो ये NR है अगर ये बहुत कम है मान लीजिए इस R से, तो यहाँ पर जो है NR प्लस R लगभग जो है वो बराबर होगा कैपिटल R के, यानी कि ये जो है इस R की तुलना में बहुत कम है। बहुत कम का मतलब लगभग नगण्य माना गया है। तो अगर इसका मान बहुत कम है तो इसमें जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इसमें जोड़ने पर भी इसका मान कितना है R। तो फिर यही फार्मूला जो होगा, यानी कि धारा कितनी हो जाएगी I बराबर NE बट्टी, देखिए इसमें NR प्लस R, इसका मान किसके बराबर हो गया, लगभग R के बराबर हो गया। तो आपका फार्मूला ये मिल जाएगा पहली स्थिति में। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरे से पहले ध्यान दीजिए इसमें एक कंडीशन और भी है इसकी। अब देखिए यहाँ पर इसकी दूसरी कंडीशन, यानी कि केस नंबर 2। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि अगर मान लीजिए इसमें जो आपका NR था ये कम की जगह पर अधिक हो, किससे, इस कैपिटल R से। कैपिटल R से यहाँ पर अगर ये अधिक है तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है NR प्लस R लगभग बराबर हो जाएगा NR के, यानी कि अब की बार ये जो है इसकी तुलना में बहुत कम है क्योंकि ये नगण्य मान लिया गया। तो इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो अब की बार इसका मान लगभग NR के बराबर आएगा। तो फिर यही फार्मूला क्या होगा आपका, I बराबर यहाँ पर हो जाएगा NE बट्टे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये फार्मूला आएगा आपका E, क्योंकि NR जब यहाँ पर रखेंगे तो N से N कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका E बट्टे R। तो ये जो संयोजन होता है आपका व्यर्थ होता है और ये संयोजन आपका यहाँ पर जो है अच्छा माना जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये संयोजन व्यर्थ होगा, ये व्यर्थ नहीं होगा क्योंकि इसमें जो धारा मिलेगी वो केवल एक सेल के बराबर मिलेगी और इसमें N गुणे E बाई R है, यानी कि जितने सेल होंगे उतने गुना यहाँ पर आपको धारा मिल जाएगी। तो ये संयोजन आपका श्रेष्ठ होगा और ये वाला यहाँ पर श्रेष्ठ नहीं होगा या व्यर्थ बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, इसी में अब आपको अगला देखना है समांतर क्रम। अब अगर हम लोग समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है I बराबर NE बट्टे R प्लस NR। इसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा। इसमें भी उसी प्रकार से दो कंडीशंस होंगी। सबसे पहले केस फर्स्ट, यदि यहाँ पर आपकी बात दिया गया ध्यान दीजिए R, अगर ये R जो है
इस एन आर की तुलना में बहुत कम है, तो यहाँ पर जो है आर प्लस एन आर जो है ये लगभग आपका बराबर होगा एन आर के, क्योंकि इससे नगण्य माना जा रहा है, बहुत ही कम है। अगर ये बहुत कम है तो इसमें जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान एन आर के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब फिर धारा क्या होगी, आई बराबर, देखिए एन से ये एन कटेगा तो यहाँ पर आएगा ई बट्टे आर। अब की बार आपका ये संयोजन व्यर्थ होगा, क्योंकि इसमें जो धारा मिलेगी वो केवल एक ही सेल के बराबर मिलेगी। अब दूसरी कंडीशन इसकी देखिए, यहाँ पर आप यानी कि केस नंबर 2, यदि एन आर यानी कि ये जो दिया गया है, अगर मान लीजिए ये आपका यहाँ पर बहुत ही कम है इस आर की तुलना में, तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर जब आप आर प्लस एन आर को ऐड करेंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका आर। देखिए अब की बार जो एन आर था ये इस आर की तुलना में बहुत ही कम माना गया, नगण्य है। अगर ये नगण्य है तो इसमें जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मान स्मॉल आर के बराबर ही आएगा। तो अब अगर धारा ज्ञात करते हैं तो ये आएगा फिर आई बराबर एन ई बट्टे यहाँ पर कितना आ जाएगा आर। तो अब की बार ये संयोजन आपका श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसमें एन गुने ई बाई आर आ रहा, जितने सेल होंगे उतने गुना आपको धारा मिल जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये फार्मूला तैयार करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है अब हम लोग बात करेंगे मिश्रित क्रम की। जो तीसरा है आपका वो है मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम में अगर हम लोग प्रतिरोध की बात करें, यानी कि जो कैपिटल आर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, ये होता है आपका एन आर बाई एम। एम यहाँ पर जो है पंक्तियों की संख्या होती है, एम क्या है, पंक्तियों की संख्या, सेल की जो पंक्तियाँ होती हैं उनकी संख्या होती है। तो एम यहाँ पर जो है पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। इतना हो गया। अब यहाँ पर ये तो है आपका प्रतिरोध। अगर यहाँ पर हम लोग धारा की बात करें इस स्थिति में, तो धारा का मान जो होता है वो होता है आई बराबर एन ई बट्टी 2 आर। इतना होता है। आर ज्ञात करने के लिए एन आर बाई एम। स्मॉल आर क्या है ये आपको पहले ही बताया गया, स्मॉल आर यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है। एन यहाँ पर जो है ये सेलों की संख्या है। एन यहाँ पर क्या है, सेलों की संख्या। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एन यहाँ पर सेलों की संख्या। एन यहाँ पर जो है सेलों की संख्या है, एम क्या है, ये पंक्तियों की संख्या है। तो धारा ज्ञात करने के लिए फार्मूला आप यूज करेंगे एन ई बट्टे 2 आर। ई विद्युत वाहक बल, कैपिटल आर यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये जितने भी फार्मूले बताए गए हैं ये सभी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। और अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल करने में भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।